हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड लैक ऑफ ऑपरेरॉन। दोनों ही टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, और दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं, और बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एनसीईआरटी में उतने क्लियरली चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके नहीं समझाया गया है, बट यहाँ हम लोग इस वीडियो में पूरा सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर सिंपल टर्म में समझाना चाहें कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, लैक ऑपरेरॉन पे हम लोग बाद में आएंगे। अभी देखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो द मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन्स एंड इनहिबिट्स दैट ऑफ अदर जीन्स। यानी कोई ऐसा मैकेनिज्म जो कुछ एक सर्टेन जीन्स का या कुछ एक जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है या कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन घटा रहा है, उस मैकेनिज्म को जो हम पढ़ने वाले हैं उसे हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। खैर इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। हमें ये बातें पता है कि डीएनए इज ट्रांसक्राइब टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस प्रोटीन। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा का, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, इन्हीं प्रोसेस के बीच क्या होता होगा, जीन्स का रेगुलेशन होता होगा। फिर आगे हम बात करें तो जीन का एक्सप्रेशन किन किन लेवल पे होगा, यानी कब इन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, कब इन जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, कब इनका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा, कभी इनका एक्सप्रेशन कम होगा। तो ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, कि कब जीन का एक्सप्रेशन इंक्रीज़ होगा, कब जीन का एक्सप्रेशन डिक्रीज़ होगा। खैर उन चीज़ों को हम बाद में भी डिटेल में देखेंगे। पहले एक डिफरेंस समझ लेते हैं यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, कि जीन का एक्सप्रेशन किन किन लेवल पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम जीन का एक्सप्रेशन किन किन लेवल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है यूकैरियोट में हमने सब देखा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, तो यूकैरियोट्स में हम कई लेवल पे जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कि करके एनसीईआरटी में चीज़ें मेंशन की हैं एज इट इज़। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। पहला लेवल है जिस पे हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम जीन का एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ रेगुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसा किया जाए कि प्राइमरी एमआरएनए बनाई ना, यानी हमारा डीएनए से प्राइमरी एमआरएनए या जिसे हम बोलते हैं एचएनआरएनए, उस लेवल पे ही हम जीन को रेगुलेट कर सकते हैं या उसके फॉर्मेशन को रोक सकते हैं। कुछ इस तरह से करके हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेट कर सकते हैं। फिर सेकंड एनसीईआरटी में दिया गया प्रोसेसिंग लेवल, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया ये इन पॉइंट्स को, लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। प्रोसेसिंग लेवल का मतलब क्या है, प्रोसेसिंग लेवल का हमें पता है कि प्राइमरी एमआरएनए जो बनता है हमारा या एचएनआरएनए बनता है, इसकी हम प्रोसेसिंग कराते हैं। यानी कि एचएनआरएनए से मैच्योर एमआरएनए बनाने के प्रोसेस को हमने पढ़ा है डिटेल में, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग लेवल पे या स्प्लाइसिंग के लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं, जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि स्प्लाइसिंग कैसे होता है, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, तो उस वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थर्ड क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। हमें पता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये जो हमारा एमआरएनए बनता है, यानी एचएनआरएनए से एमआरएनए बना, ये प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर। यानी जो एक्सॉन वाले पार्ट्स को हम आपस में जोड़ते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, ये सभी प्रोसेस कहाँ हुए थे, न्यूक्लियस के अंदर। बट हमें पता है ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। तो ये जो हमारा प्राइमरी एमआरएनए बना, मैच्योर एमआरएनए, इस मैच्योर आरएनए को न्यूक्लियस से हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करते हैं ताकि वहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो सके। तो हम थर्ड क्या कर सकते हैं, इस जीन के एक्सप्रेशन को हम ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इस जीन के एक्सप्रेशन को हम थर्ड इस लेवल पे भी रेगुलेट कर सकते हैं कि जहाँ से हमें न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एमआरएनए को भेजना है, अगर वहीं पे रोक दिया जाए डीएनए को या वहीं पे रोक दिया जाए एमआरएनए को, तो उस जीन का एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। तो ये थर्ड तरीके से हमने क्या किया, जीन के एक्सप्रेशन को रोक लिया। लास्ट क्या हमारा ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे, वहाँ पे किसी जीन का प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाया, किसी तरह से कोई म्यूटेशन आ गया, तो ट्रांसलेशन लेवल पे भी क्या हो सकता है, जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। तो एनसीईआरटी में ये चारों पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, बट इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो पहला क्या था हमारा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कहाँ पे हम रेगुलेट कर सकते हैं, एचएनआरएनए या प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे, प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट, और वी कैन ऑल्सो से एचएनआरएनए के फॉर्मेशन के लेवल पे हम जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा प्रोसेसिंग लेवल, प्रोसेसिंग लेवल यानी रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, या जिसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन।
ऑब्वियसली बात है, प्रोसेसिंग लेवल या स्प्लाइसिंग कब हो रहा था? जब ट्रांसक्रिप्शन एक बार हो चुका था, यानी डीएनए से एचएनआरएनए बन चुका था। एचएनआरएनए से हम क्या कर रहे थे? मैच्योर एमआरएनए बना रहे थे। तो ये हमारा क्या है? स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस, जिसे हम बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन या स्प्लाइसिंग। तो हम यहाँ पे भी रेगुलेट कर सकते हैं स्प्लाइसिंग और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। फिर वापस से बोलूँगा, स्प्लाइसिंग में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है, एक्सॉन्स इंट्रॉन्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी स्प्लाइसिंग से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। थर्ड क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो हम किसी तरह से इस ट्रांसपोर्ट को ही रोक दिया जाए तो जीन का एक्सप्रेशन भी क्या हो सकता है? रेगुलेट हो सकता है। लास्ट क्या था हमारा? ट्रांसलेशनल लेवल, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लेवल पे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है। ये तो थी हमारे 4 पॉइंट्स, यानी 4 लेवल पे हम यूकैरियोट्स में रेगुलेट कर सकते हैं। बट अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, इनमें ये जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस था इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। वापस से थोड़ी बहुत चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में, ट्रांसलेशन वाले वीडियो में, वो सभी कुछ आपको मिल जाएगा। थर्ड क्या है? प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पे हम जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी कि जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसी लेवल पे हम जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकते हैं। बाकी पे क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल है समझना। प्रोसेसिंग लेवल पे क्यों नहीं कर सकते हम लोग प्रोकैरियोट्स में जीन का रेगुलेशन? क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोसेसिंग हमें करानी ही नहीं होती, वहाँ पे हमारा डीएनए से सीधे मैसेंजर आरएनए बनता है, वहाँ पे हमारा एचएनआरएनए या प्राइमरी एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट नहीं बनता है। तो जब ये बना ही नहीं तो इसकी स्प्लाइसिंग भी नहीं होती है। तो ये सब सारे प्रोसेस, स्प्लाइसिंग वगैरह या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, ये सभी कुछ कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में होता है। तो प्रोसेसिंग लेवल पर हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये जो एमआरएनए बना ये न्यूक्लियस में बना और साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? वहाँ तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। तो ये मैंने वापस से वहाँ डिस्कस किया ट्रांसलेशन के एंड में, एनसीईआरटी में भी दिखाया कि वहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोसोल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो बना ही एक जहाँ पे, तो उसको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्या है हमारा? ट्रांसलेशनल लेवल। ट्रांसलेशनल लेवल पे भी प्रोकैरियोट्स में हम रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ कर सकते हैं? एक ऑप्शन है हमारा क्या? ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। प्रोकैरियोट्स में हमें ये तो पता चलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हम जीन का रेगुलेशन करते हैं, बट ये जीन का रेगुलेशन प्रोकैरियोट्स में होता कैसे? तो वो हमें पढ़ना है ओपेरॉन्स, यानी एक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। अभी डिटेल में हम जानने वाले कि ओपेरॉन्स क्या होता है, ओवरऑल एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया गया उन चीज़ों को भी समझेंगे। पहले छोटे से समझ लेते हैं, एक छोटा सा डिफिनेशन अगर ओपेरॉन्स को हम एक्सप्लेन करना चाहें किसी को तो क्या बोलेंगे? द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक पाथवे। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे जीन्स का एक लीनियर अरेंजमेंट है, ZYA ऐसे करके कुछ जीन्स का नाम दिया गया है, प्रोमोटर, ऑपरेटर, इन सारी चीज़ों को। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है? एक लीनियरली अरेंज है, एक लाइन में अरेंज है, और इन्हीं से के थ्रू क्या होता है? कोई मेटाबॉलिक पाथवे का कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया वो है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। कैसे लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनता है, कैसे लैक्टोज इन जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें एक्सपेरिमेंट में आगे, मतलब इस वीडियो में आगे समझ में आएंगी। थोड़ा डिटेल में अगर जानना चाहें तो लैक्टोज कैसे इस मीडियम को रेगुलेट करता है? सिर्फ लैक ओपेरॉन नहीं होता है, और भी ओपेरॉन्स होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है, बट एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है वो लैक्टोज लैक ओपेरॉन का डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे भी मैं लैक्टोज ओपेरॉन के ही थ्रू समझाऊंगा। तो एग्जांपल क्या है? एस्केरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको हम एक कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हैं। कल्चर मीडियम यानी एक ऐसा सिंथेटिक मीडियम जिसमें उसके ग्रोथ को प्रमोट किया जा सकता है। तो हमने एस्केरिचिया कोलाई को 2 अलग अलग मीडियम में ग्रोथ कराया। एक मीडियम में हमने क्या लिया? लैक्टोज। इन फर्स्ट मीडियम लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम, इन सेकेंड मीडियम लैक्टोज इज एब्सेंट। तो हमने 2 मीडियम लिया, एक मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, सेकंड मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है। अब हमें देखना है कैसे लैक्टोज इस एस्केरिचिया कोलाई के कुछ जीन्स को रेगुलेट करता है, कैसे लैक्टोज इस एस्केरिचिया कोलाई के कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। तो देखेंगे अभी डिटेल में। सबसे पहले जिस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है उस मीडियम में होता क्या है? एस्केरिचिया कोलाई एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। जिस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है सिर्फ और सिर्फ उसी मीडियम में एस्केरिचिया कोलाई एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज।
एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब सिंस इस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस हुआ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कराता क्या है? लैक्टोज हमारा क्या है? एक डाइसैकेराइड है जो कि बना किसका होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमारा कराता क्या है? इस लैक्टोज का बीटा गैलेक्टोसाइडेज ब्रेक डाउन कराता है किसमें? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। और फिर ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज एस्केरिचिया कोलाई एक एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज करता है। जैसे हमारे बॉडी में भी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है एनर्जी सोर्स में, एस्केरिचिया कोलाई में क्या हो रहा है? सिंस ग्लूकोज डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है उसके पास, मीडियम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो एस्केरिचिया कोलाई ने एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, क्या नाम है उसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज कराता क्या है? उस मीडियम में प्रेजेंट लैक्टोज का ब्रेक डाउन कराता है, यानी लैक्टोज सबसे पहले एस्केरिचिया कोलाई के अंदर एंटर करता है उसके मेम्ब्रेन्स के थ्रू। लैक्टोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसकी वजह से? बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है जिसका ब्रेक डाउन किस में हुआ? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज को ये बैक्टीरिया क्या कर सकता है? एनर्जी सोर्स की तरह यूटिलाइज कर सकता है। सेकेंड मीडियम जिसमें लैक्टोज एब्सेंट है, वहाँ पे क्या होगा देखेंगे हम लोग। अब लैक्टोज ही एब्सेंट है तो वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं होगा। लैक्टोज ही एब्सेंट है तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा एस्केरिचिया कोलाई। तो एस्केरिचिया कोलाई ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा तो एनर्जी सोर्स के लिए जो आगे रेगुलेशन होना है वो सारी चीज़ें भी नहीं प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे हम देख कह सकते हैं कि एस्केरिचिया कोलाई किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर रहा है। हमने दो कंडीशन लिया, एक में लैक्टोज प्रेजेंट है, एक में लैक्टोज एब्सेंट है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एस्केरिचिया कोलाई किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, वो कंडीशन ही रेगुलेट कर रहा है उसके जीन के एक्सप्रेशन को। वापस से बोलता हूँ, सेंटेंस एनसीईआरटी में दिया गया, अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। एस्केरिचिया कोलाई किस मीडियम में ग्रो कर रहा है या किस इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ही क्या कर रहा है? उस एस्केरिचिया कोलाई के कुछ जीन्स का रेगुलेशन कर रहा है। अगर उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में लैक्टोज प्रेजेंट है तो एक जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वो क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में लैक्टोज एब्सेंट है तो वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये क्या है? एनसीईआरटी ये लाइन है क्या? इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ जीन। यानी कि कोई मेटाबॉलिक पाथवे, कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन, कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन ही क्या करते हैं? किसी भी जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू क्या देखा? यहाँ पे हमने एग्जांपल के थ्रू देखा कैसे कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन ग्रो करता है। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी में एज इट इज़ ये लाइन दी गई है। और भी एनसीईआरटी में उसी लाइन के आगे में कंटिन्यूटी पे लिखा है, द development and differentiation of embryo into adult organism is also a result of coordinated regulation of gene expression। यानी किसी भी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है या डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये सभी चीज़ें क्या हो रहा है? एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, अलग अलग जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करके। यानी एक छोटा कोई जाइगोट से लेके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बनने तक का जो प्रोसेस है, ये डिफरेंट जीन के रेगुलेशन से ही हो पा रहा है। तो यहाँ पे हमने एक बेसिक चीज़ें समझी, आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखने वाले हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम समझते हैं, ये चीज़ें हम समझ लेंगे तो हमारे लिए लैक ऑपरेंड को समझना और ईजी हो जाएगा। तो पहला टर्म हमारे सामने क्या है? फर्स्ट टर्म इज रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन क्या होता है? रेगुलेटर जीन एक ऐसा जीन जो बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करे। रेगुलेटर जीन ये एक जीन है, यानी ये कोई प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। वापस से बोलता हूँ, रेगुलेटर जीन कोई एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन इन प्रोसेसेस के थ्रू, या हम बोल सकते हैं ओवरऑल सेंट्रल डॉग्मा के थ्रू। यानी रेगुलेटर जीन ने एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाया। ये रेगुलेटर प्रोटीन क्या करेगा? बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा, यानी बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। जैसे कि हमने, अगर किसी ने लैकोपेरॉन पहले से पढ़ रखा है तो वहाँ पे रेगुलेटर जीन क्या कराता है? एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि जाके ऑपरेटर से बाइंड हो जाता है। तो वो प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड हो गया, इस वजह से बाकी के जीन्स हमारे एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे। अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो वो समझ रहा होगा, वरना अभी थोड़ी देर में हम लोग देखने वाले हैं। होता क्या है? रेगुलेटर जीन ने एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाया। रेगुलेटर जीन को एनसीईआरटी ने लैक आई से रिप्रेजेंट किया है। लैक आई ने एक ऐसा प्रोटीन बनाया, उसने क्या किया? वो जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो गया। इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को नहीं कर पाता है। तो ये हुआ हमारा बेसिक क्या होता है? रेगुलेटर जीन। ये एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा जो बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। फिर हम देख सकते हैं रेगुलेशन दो टाइप्स के हो सकता है।
टू टाइप्स के रेगुलेशन है हमारे सामने, एक हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन, एक हो गया नेगेटिव रेगुलेशन। यानी पॉजिटिव रेगुलेशन जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव रेगुलेशन यानी जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव रेगुलेशन जहाँ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हुआ यानी डीएनए से एमआरएनए बनने लगा, नेगेटिव रेगुलेशन जहाँ पे डीएनए से एमआरएनए नहीं बन पा रहा है या डिक्रीज हो पा रहा है। तो पॉजिटिव रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन की क्वांटिटेटिवली इंक्रीज होती है, यानी नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे बढ़ जाएगा। जीन एक्सप्रेशन इज क्वांटिटेटिवली इंक्रीज्ड। नेगेटिव रेगुलेशन जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन इज क्वांटिटेटिवली डिक्रीज, इसी को हम बोलते हैं क्या है, रेगुलेशन इज नोन एज पॉजिटिव रेगुलेशन या एक्टिवेटर। यहाँ पे जो जीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के सिस्टम को पॉजिटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव रेगुलेशन और इंड्यूसर। ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन, इंड्यूसर या एक्टिवेटर भी हम इसे बोल सकते हैं। सेकंड क्या है हमारा नेगेटिव रेगुलेशन, जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव रेगुलेशन का एग्जांपल क्या है हमारा, रिप्रेसर। रिप्रेसर यानी किसी चीज़ को दबा देना, किसी एक्सप्रेशन को रोक देना। तो हमारा जो लैक ऑपरेरॉन हम पढ़ते हैं वो किस टाइप का रेगुलेशन होता है, नेगेटिव रेगुलेशन ही होता है। वहाँ पे क्या करता आता है लैक ऑपरेरॉन में, रेगुलेटर जीन ने एक प्रोटीन बनाया जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटर प्रोटीन। वो रेगुलेटर प्रोटीन क्या कर रहा है, ऑपरेटर से आगे बाइंड हो जा रहा है, इस वजह से बाकी जीन्स का एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, रिप्रेस हो जा रहा है यानी कम हो जा रहा है। तो लैक ऑपरेरॉन किसका एग्जाम्पल है हमारा, नेगेटिव रेगुलेशन का, जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन की क्या हो रही है, क्वांटिटेटिवली डिक्रीज हो जा रही है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बाकी के जीन्स के एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। सिमिलरली पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होगा, ऐसा कोई रेगुलेटर जीन एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा जो कि बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कराएगा। रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाएगा जिसे हम बोलेंगे रेगुलेटर प्रोटीन, वो क्या कराएगा, बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कराएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, टीआरपी ओपेरॉन। जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ हमेशा लैक ओपेरॉन या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ही यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो ओपेरॉन्स होते हैं, इसके अलावा भी और टाइप से ओपेरॉन्स देखने को मिलते हैं। अभी थोड़ी देर हम लोग समझते हैं। तो रिप्रेसर का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, लैक ओपेरॉन। एक्टिवेटर या पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जाम क्या हो गया हमारा, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है कि ये ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रोकैरियोट्स। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, यूकैरियोट्स में ऐसा कोई भी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या था, वहाँ पे हम 4 लेवल पे जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहे थे। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लेवल पे रेगुलेट कर रहे हैं, क्या, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है, किसी चीज़ का ऑन या ऑफ। ओपेरॉन ये वर्ड क्या है, किसी जीन के एक्सप्रेशन को ऑन या ऑफ करता है। कैसे ऑन या ऑफ कर रहा है वो हमने देखा, एक रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर प्रोटीन बना रहा है, वो रेगुलेटर प्रोटीन कहीं जाके बाइंड हो जा रहा है तो एक्सप्रेशन ऑफ हो जा रहा है, वो रेगुलेटर प्रोटीन कहीं जाके बाइंड हो रहा है तो एक्सप्रेशन ऑन हो जा रहा है। तो ओपेरॉन क्या है, किसी जीन के एक्सप्रेशन को ऑन या ऑफ। तो ये मैं समझने के लिए बता रहा हूँ या चीज़ों को याद रखने के लिए बता रहा हूँ। फिर वैसे तो जीन्स कई टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, बट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन, किस बेसिस पे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, रेगुलेशन के बेसिस पे हमने जीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन हमने जीन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा। क्या क्या, पहला तो है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन, सेकंड क्या है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लग्जरी और स्मार्ट जीन। तो पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं, ये टर्म्स आए कहाँ, उसके बाद चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउसकीपिंग जीन। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन यानी ऐसे जीन जिनका एक्सप्रेशन लगातार होना ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए, ऐसे जीन्स जिनका एक्सप्रेशन लगातार होना हमारे लिए ज़रूरी है। इन जीन्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, या इनको हम हाउसकीपिंग जीन क्यों बोलते हैं। हाउसकीपर क्या होता है, हाउसकीपर ऐसा कोई पर्सन जो कि हमारे घर का काम कर रहा है, अब वो पर्सन लगातार काम कर रहा होता है, इस वजह से क्या है, हाउसकीपिंग जीन या कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, यानी ये ऐसे जीन जिनका एक्सप्रेशन बॉडी में लगातार होना ज़रूरी है ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो सके। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलिसिस लगातार होना ज़रूरी है ताकि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एटीपेज सिंथेसिस या एटीपेज एंजाइम की रेगुलेशन लगातार होनी चाहिए, यानी एटीपेज एंजाइम लगातार बनना चाहिए ताकि एटीपी की सिंथेसिस हो सके हमारे बॉडी में।
तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या होते हैं? दीज जीन्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस्ड बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर कॉन्स्टेंटली नीडेड फॉर सेलुलर एक्टिविटी। ये जीन्स कॉन्स्टेंटली एक्सप्रेस होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स हमें कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हमारे बॉडी की नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज़ चलती रहें। एग्जाम्पल क्या है? जीन फॉर ग्लाइकोलाइसिस एंड जीन फॉर ATP सिंथेटेज, यानी ये जीन्स जरूरी है ताकि बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटी लगातार होती रहे। सेकंड क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या लग्जरी जीन या स्मार्ट जीन। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव यानी ऐसे जीन जो कि लगातार काम नहीं करेंगे, यानी एक लग्जरी की तरह रहेंगे कि जब ज़रूरत हुआ तो काम कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं हुआ तो काम नहीं कर रहे हैं। या स्मार्ट जीन, ज़रूरत है तो काम कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है तो काम नहीं कर रहे हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन यानी ऐसे जीन जिनका एक्सप्रेशन तब हमारे लिए ज़रूरी है जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है। एक्सप्रेस्ड व्हेन जीन प्रोडक्ट इज़ नीडेड, यानी ये जीन तभी एक्सप्रेस होंगे जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत है। जैसे कि थोड़े पहले हमने लैक्टोपेरॉन का देखा, जब लैक्टोज प्रेजेंट था तब वो जीन एक्सप्रेस हो रहा था, जब लैक्टोज नहीं प्रेजेंट था तो वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। तो वो किसका एग्जाम्पल था? नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन का। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन यानी वही चीज़ वापस से जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो जीन एक्सप्रेस होंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। इसमें पहला टाइप क्या है हमारा? रिप्रेसिबल जीन, एंड सेकेंड टाइप क्या है हमारा? इंड्यूसेबल जीन। यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। क्या क्या? इंड्यूसेबल एंड रिप्रेसिबल। इंड्यूसेबल यानी इंड्यूस करना किसी चीज़ को, यानी स्विच ऑन करना। इंड्यूस करना यानी किसी चीज़ को बढ़ाना या स्विच ऑन करना। तो इंड्यूसेबल जीन्स आर स्विच्ड ऑन इन प्रेजेंस ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड इंड्यूसर। यानी इंड्यूसेबल जीन्स क्या है? किसी एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस के प्रेजेंस में स्विच ऑन होंगे। थोड़ा देर वापस मैं एग्जांपल के थ्रू वही एस्क्रीचिया कोलाई वाला एग्जांपल लूँगा। वहाँ पे क्या था? जीन पहले एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ, अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो जीन एक्सप्रेस कर रहा था, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना था। अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट था तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या है? एक एंजाइम है। बना कैसे होगा? किसी जीन के थ्रू ही बना होगा, किसी जीन के एक्सप्रेशन से ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना होगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज करा था क्या? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करा रहा है। यानी यहाँ पे लैक्टोज क्या कर रहा है? एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। लैक्टोज एक इंड्यूस करा रहा है किसका? उस जीन का एक्सप्रेशन करा रहा है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। वापस से रिपीट करूंगा, चीज़ें समझनी ज़रूरी है यहाँ पे हमारे लिए। लैक्टोज किसकी तरह काम कर रहा है? एक इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। क्या इंड्यूस करा रहा है? उस जीन के एक्सप्रेशन को इंड्यूस करा रहा है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा। तो लैकोपेरॉन वापस से किसका एग्जाम्पल हो गया? निगेटिव जीन रेगुलेशन का तो एग्जाम्पल था ही, साथ ही साथ वो इंड्यूसेबल का भी एग्जाम्पल हो गया। क्या चीज़? लैकोपेरॉन। सेकंड क्या है? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ये क्या करते हैं? इसमें क्या होता है? यानी रिप्रेसिबल जीन में क्या होता है? सेकंड हम पढ़ रहे नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में। इंड्यूसेबल जीन का एग्जांपल होगा लैकोपेरॉन, रिप्रेसिबल का एग्जांपल है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। बट पहले हम देख लेते हैं रिप्रेसिबल जीन होते क्या हैं। दे कंटिन्यूज टू एक्सप्रेस अनटिल अ केमिकल रिप्रेस देम। यानी कि एक तरह से ऐसे जीन हैं, हम समझ सकते हैं कि जो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस हो रहे हैं। कोई ऐसा जीन है जो कि कंटिन्यूसली प्रोडक्ट बना रहा है। कब तक बनाएगा? जब तक कि वो प्रोडक्ट ही क्या कर रहा है? उस जीन के एक्सप्रेशन को रोक दे। ये जीन लगातार अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा? वही प्रोडक्ट क्या करेगा? इन जीन्स के एक्सप्रेशन को रोक देगा। जैसे हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो यहाँ पे क्या होगा? जीन का एक्सप्रेशन इतना ज़्यादा होने लगा कि प्रोडक्ट जाके क्या कर रहे हैं? जीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं फीडबैक इनहिबिशन। एक्सप्रेशन ज़्यादा हो गया, चीज़ें वापस से फीडबैक किया गया जीन को कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आगे और रेगुलेट यानी आगे और ट्रांसलेट करके प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने कुछ टर्म समझे। क्या क्या? रेगुलेटर जीन जो कि रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा, जैसे कि हमने देखा था कि लैक्टोज ओपेरॉन वाले केस में, ये लैक्टोज ओपेरॉन वाले केस में एक प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है। हुआ क्या? अगर उस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये प्रोटीन अभी भी बनेगा, बट ये प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? उस मीडियम में लैक्टोज किसके तरह काम कर रहा है? इंड्यूसर की तरह। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन बाइंड नहीं हो पाया ऑपरेटर से, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? सभी का एक्सप्रेशन करते हुए चला जाएगा। तो ये कुछ टर्म समझे हमने। अब हमें क्या देखना है? लैकोपेरॉन यानी एनसीईआरटी वाले डायग्राम को पूरा हम समझते हुए आगे चलेंगे।
तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमने समझ ली, बेसिक टर्मिनोलॉजी सारी सीख ली हैं। अब लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी में जो ये चीज़ें दी गई है सबको कंपाइल करके एक जगह पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कहना चाह रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन की गई हैं, सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। वापस से ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन के बारे में हमने अभी तक क्या देखा, बट इतना ही देखा कि इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन विच रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन्स। तो पहला लाइन वही है हमारा, इट इज़ अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। फिर सेकंड पॉइंट थोड़े पहले मैंने बोला था, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर या ओनली एप्लीकेबल इन प्रोकैरियोट्स। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किन में हमें ओपेरॉन्स देखने को मिलेगा। अब वो ओपेरॉन्स कई तरह के हो सकते हैं, दो एग्जाम्पल हमने अभी थोड़े पहले देखा, लैक ओपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। और भी कुछ ओपेरॉन्स के नाम एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उनका एग्जाम्पल हमें पढ़ना नहीं है, डायग्राम के थ्रू भी नहीं पढ़ना है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, बट हमें पता होना चाहिए ये भी ओपेरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी के सेकेंड पैरा में ही दिया गया है, द लैक ओपेरॉन वाले पैराग्राफ में ही, टू नेम फ्यू सच ओपेरॉन्स। पहला क्या है, लैक ओपेरॉन, जो कि हमने देखा है, अभी डिटेल में पढ़ना भी उसे। सेकंड क्या है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। उसके अलावा रेबिनोज ओपेरॉन, हिस्टीडीन ओपेरॉन या हिस ओपेरॉन लिखा हुआ है, वेल ओपेरॉन दिया गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लैक ओपेरॉन लैक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, टीआरपी ओपेरॉन ट्रिप्टोफैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेबिनोज या एआरए ओपेरॉन क्या कर रहा है, अरेबिनोज क्या है, एक शुगर है, तो एआरए ओपेरॉन क्या कर रहा है, एक शुगर को रेगुलेट करेगा। सिमिलरली एचआईएस हिस ओपेरॉन क्या है, हिस ओपेरॉन एक जैसे ट्रिप्टोफैन क्या था, एक अमाइनो एसिड है, टीआरपी ओपेरॉन क्या था, एक अमाइनो एसिड है। इसी तरह हिस्टोडीन भी क्या है, अमाइनो एसिड है। लास्ट क्या है, वेल ओपेरॉन यानी वेलाइन ओपेरॉन, वेलाइन ओपेरॉन भी क्या है, अमाइनो एसिड है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ओपेरॉन किन चीज़ों को रेगुलेट करना है। तो शुगर को रेगुलेट करने वाले दो ही ओपेरॉन्स के एग्जांपल दिए हैं, क्या क्या, अरेबिनोज एंड लैक्टोज। इनफैक्ट किसी भी वर्ड के एंड में OSE लगाओ तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी वर्ड के एंड में OSE लगाओ, इसका मतलब वो किसी कार्बोहाइड्रेट या शुगर को रिप्रेजेंट करे, जैसे लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सबके एंड में सफिक्स क्या जुड़ा हुआ है, OSE। तो ये क्या है, एक शुगर है। फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट किसने किसने दिया था, और फिर से बात है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, उनका नाम क्या था वो तो हमें जानना है, साथ ही साथ उनका प्रोफेशन क्या था ये भी। तो एक साइंटिस्ट थे जेनेसिस्ट, एक क्या थे, बायोकेमिस्ट। तो दोनों ही साइंटिस्ट का नाम हमें जानना है, क्या क्या नाम है उनका, फ्रांसिस जैकब एंड जैक मोनाड। एक क्या थे, जेनेसिस्ट थे फ्रांसिस जैकब, एंड बायोकेमिस्ट कौन था, जैक मोनाड। तो एग्जाम में साइंटिस्ट का नाम भी पूछा था, कई बार उनके प्रोफेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखा था, वहाँ पे क्या होता है, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, सेल थ्योरी के बारे में दिया था, उनके बारे में पूछा जाता है। सिमिलरली कुछ वीडियोस पहले हमने क्या पढ़ा है, कुछ वीडियोस पहले हमने पढ़ा जेनेटिक कोड, वो किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने। तो जॉर्ज गैमो का भी प्रोफेशन पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट है, वो क्या थे, फिजिसिस्ट थे, जबकि जेनेटिक कोड हम क्या पढ़ते हैं, ये तो बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। सिमिलरली फ्रांसिस जैकब एंड मोनाड, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये हो गए बेसिक क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो अभी हमारे लैक ओपेरॉन वाले टॉपिक जब स्टार्ट होगा तो वहाँ से बनेंगे। तो स्टार्ट करते क्या क्या दिया गया है। लैक ओपेरॉन क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए, हाँ डीएनए का ही सेगमेंट होता है ये, विच एक्ट एज ए सिंगल रेगुलेटरी यूनिट, यानी कि डीएनए का कोई एक ऐसा सेगमेंट जो कि रेगुलेट कर रहा है बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को। डीएनए पे बहुत सारे पूरे सेगमेंट पड़े हैं, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट है, बट डीएनए का कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो बाकी के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ओपेरॉन। ओपेरॉन में क्या क्या चीज़ें हमें, मतलब ये जो हम बोल रहे हैं कि एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन है, इन लीनियर अरेंजमेंट में कौन कौन से जीन होते हैं उनका नाम पहले देखते हैं। रेगुलेटर जीन के बारे में हमने अभी थोड़े पहले, रेगुलेटर जीन क्या करता है, एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है। उसके अलावा क्या क्या जीन्स है हमारे सामने, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन एंड ऑपरेटर जीन। इन जीन्स को क्या कर रहे हैं हम पहले एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, अलग अलग सेपरेट करके पढ़ लेते हैं, फिर एनसीईआरटी ने जैसे सबको एक साथ दिया है वैसे भी पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्या है हमारा ऑपरेटर जीन, जिसको एनसीईआरटी ने O से रिप्रेजेंट किया है, लैक O से रिप्रेजेंट किया ऑपरेटर जीन को। ऑपरेटर जीन क्या कराता है,
इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ mRNA, यानी ऑपरेटर जीन ही क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है कि mRNA बनेगा या नहीं बनेगा। ओपेरॉन क्या है, डीएनए का सेगमेंट है, डीएनए से आरएनए बनता है, हमें पता है डीएनए से एमआरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। लेकिन डीएनए के सेगमेंट ने, यानी डीएनए के ओपेरॉन वाले सेगमेंट में एक जीन है जिसका नाम क्या है, लैक ओ या ओ, एनसीईआरटी ने जैसे मेंशन किया है। ये लैक ओ जीन क्या कर रहा है, बाकी जीन के एक्सप्रेशन को डायरेक्टली रेगुलेट कर रहा है, यानी यही डिसाइड कर रहा है कि ये जीन या ये डीएनए का सेगमेंट एक्सप्रेस होके एमआरएनए बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो वो क्या कर रहा है, इट कंट्रोल दिस सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। इट इज स्विच ऑफ बाय रिप्रेसर। अगर हम सिर्फ और सिर्फ लैक ओपेरॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रिप्रेसर इस ऑपरेटर रीजन को क्या कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है। कैसे रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन को स्विच ऑफ कर रहा है वो समझते हैं। रेगुलेटर जीन क्या होता है वो हमने पढ़ रखा है, अभी डिटेल में थोड़ा पहले देखा था कि रेगुलेटर जीन एक रेगुलेटर प्रोटीन बनाएगा, वो रेगुलेटर प्रोटीन बाकी जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। यानी रेगुलेटर जीन जिसे एनसीईआरटी ने रिप्रेजेंट किया है लैक आई से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है अलग कलर से लिख देता हूँ। रेगुलेटर जीन आई जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आई जीन या रेगुलेटर जीन क्या कर रहा है, एक रिप्रेसर बना रहा है। ये आई जीन या रेगुलेटर जीन एक रिप्रेसर बना रहा है, क्योंकि हम लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हैं, वो एक रिप्रेसर या नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल है। ये रिप्रेसर बना रहा है। ये रिप्रेसर होता क्या है, ये रिप्रेसर जो कि लैक आई से बन के आ रहा है या रेगुलेटरी जीन से बन के आ रहा है, ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जा रहा है। ये रिप्रेसर क्या कर रहा है, ऑपरेटर रीजन से बाइंड हो जा रहा है, यानी रिप्रेसर क्या कर रहा है, इस ऑपरेटर जीन को ऑफ कर दे रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, इट इज स्विच्ड ऑफ बाय रिप्रेसर। रिप्रेसर क्या कर रहा है, ऑपरेटर जीन को ऑफ कर दे रहा है। रिप्रेसर आया कहाँ से था, रेगुलेटरी जीन से। रेगुलेटरी जीन होते क्या हैं, जो बाकी जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल किया गया ना, रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर बनाया, रिप्रेसर ने ऑपरेटर को ऑफ कर दिया। तो रेगुलेटरी जीन, दोनों सेंटेंस हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए कि रेगुलेटरी जीन बाकी जीन को कैसे कंट्रोल कर रहा है। एक रिप्रेसर प्रोटीन बना के वो प्रोटीन जाके ऑपरेटर को ऑफ कर दे रहा है। फिर नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इंड्यूसेबल सिस्टम या लैक ओपेरॉन वाले सिस्टम में ही हमें स्ट्रक्चरल जीन देखने को मिलते हैं। लैक ओपेरॉन की बेसिकली बात करें या स्पेसिफिकली लैक ओपेरॉन की बात करें तो 3 स्ट्रक्चरल जीन हमें देखने को मिलते हैं। क्या क्या नाम है उनका, ZYA। 3 स्ट्रक्चरल जीन हमें देखने को मिलते हैं, क्या नाम है उनका, ZYA। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चरल जीन होते क्या हैं, दोज जीन दैट फॉर्म एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक पाथवे, यानी वो जीन्स जो कि किसी मेटाबॉलिक पाथवे के लिए एंजाइम बनाते हैं। जैसे थोड़े पहले जब हमने एस्क्रिप्शा कोलाई के मीडियम का थ्रू एग्जांपल समझा था, तो एक जीन था वहाँ पे, क्या वो जीन बना रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो वो क्या कर रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल कर रहा है। कौन से मेटाबॉलिक पाथवे को, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या कर रहा था वो, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर रहा था। खैर हमें याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज ही नहीं है, यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या दिया है, एलोलैक्टोज भी लैक ओपेरॉन को कंट्रोल करता है। यानी लैक ओपेरॉन में लैक्टोज भी हो सकता है या एलोलैक्टोज भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे भी बोल दे रहा हूँ। स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से होते हैं, ZYA। अब ये 3 जीन है, इसका मतलब ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, 3 अलग अलग एंजाइम बनाएंगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कराता है, यानी जीन Z क्या कराता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज कराता क्या है, थोड़े पहले हमने देखा लैक्टोज का ब्रेक डाउन कर रहा था। सेकंड जीन क्या है, लैक्टोज परमिएज। लैक्टोज को क्या करना है, पहले तो एस्क्रिप्शा कोलाई लैक्टोज को एब्जॉर्ब करेगा तब ना, लैक्टोज तो मीडियम में प्रेजेंट है। एस्क्रिप्शा कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, यानी उसके सेल एनवेलप हैं, सेल को कवर कर रखा है उसके सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो इस लैक्टोज की परमिएबिलिटी, यानी लैक्टोज को मीडियम से एस्क्रिप्शा कोलाई के अंदर तक ले जाने के लिए एक एंजाइम ज़रूरत है, वो क्या है, लैक्टोज परमिएज। थर्ड क्या हमारा, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या कराता है, ये ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम कराता है। ट्रांस एसिटाइलेज क्या कराता है, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। एनसीईआरटी में इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं गया है, ट्रांस एसिटाइलेज कराता क्या है, हमें मेन क्या रखना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और लैक्टोज परमिएज। तो ये था हमारे स्ट्रक्चरल जीन जो कि एक्चुअली में कोई एंजाइम बनाते हैं। यानी कि 3 चीज़ें हमने देखी, रेगुलेटरी जीन जो कि क्या कर रहा है, एक रिप्रेसर बना रहा है। वो रिप्रेसर स्पेसिफिक है, अगर एक ब्रॉड टर्म में बात करें तो वो रेगुलेटरी जीन क्या करा रहा है, एक
रेगुलेटर प्रोटीन बना रहा है। लैक ओपेरॉन के केस में वो रेगुलेटर प्रोटीन क्या है, एक रिप्रेसर है। रिप्रेसर होता क्या है, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के थ्रू बाइंड हो जा रहा है, ऑपरेटर के थ्रू बाइंड हो जा रहा है यानी ऑपरेटर को स्विच ऑफ कर दे रहा है। ऑपरेटर स्विच ऑफ हो गया तो कोई भी स्ट्रक्चरल जीन आगे सिंथेसाइज नहीं होगा, या कोई भी स्ट्रक्चरल जीन आगे चल के प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनाएगा। इन केस होता क्या है, अगर लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, लैक्टोज कराता क्या है, लैक्टोज इस रिप्रेसर से ही बाइंड हो जाता है, यानी रिप्रेसर अब जाके ऑपरेटर को स्विच ऑफ नहीं करा सकता और बाकी के जीन हमारे क्या होंगे, सिंथेसाइज हो जाएंगे। पर जीन कैसे सिंथेसाइज होंगे, यानी कि जीन का एक्सप्रेशन कब होगा। पहली बात तो डीएनए से हमें एमआरएनए बनाना होगा। डीएनए से एमआरएनए बनाने वाले एंजाइम को क्या बोलते हैं हम लोग, आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्यों, क्योंकि वो एमआरएनए बना रहा है। डीएनए डिपेंडेंट क्यों, क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड के ही कॉम्प्लीमेंट्री वो आरएनए बना रहा है। तो नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ना है, प्रमोटर जीन, जो कि ऑब्वियसली ओपेरॉन का ही पार्ट होता है। प्रमोटर जीन होता क्या है, इट इज़ अ साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, यानी ये वो साइट है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। जब हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि मेन जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उससे पहले प्रमोटर होता है, एंड में क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। तो प्रमोटर रीजन पे ही हमने क्या देखा था, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, यानी वहाँ से क्या होता है, प्रमोशन स्टार्ट होता है। हमने देखा था प्रिमनो बॉक्स, हाउर्नेस बॉक्स, ये सब क्या चीज़ें थे, प्रमोटर रीजन थे। फिर प्रमोटर यानी हमें समझ में आ गया ये क्या होता है, जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। लास्ट हमें क्या समझना है, इंड्यूसर। लैक ओपेरॉन के केस में इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है। लैक ओपेरॉन के केस में इंड्यूसर की तरह काम कर रहा है लैक्टोज, जो कि प्रेजेंट कहाँ है, मीडियम में। लैक्टोज करा क्या रहा है, इंड्यूस कराना, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, किसी चीज़ को एक्सप्रेस कराना। इंड्यूसर क्या हो सकता है, यहाँ पे तो हमने जान लिया कि लैक्टोज है, लेकिन होता क्या है, इट इज़ अ केमिकल विच आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ रिप्रेसर फॉर्म इंड्यूसर रिप्लेक्स कॉम्प्लेक्स विच कैन नॉट बाइंड विथ ऑपरेटर, दस ऑपरेटर इज सक्सेसफुली स्विच्ड ऑन, यानी ऑपरेटर जो पहले स्विच ऑफ हो जा रहा था रिप्रेसर प्रोटीन के बाइंड होने से, अब क्या हो रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन पे हमारा इंड्यूसर आके जुड़ जा रहा है। यानी रिप्रेसर प्रोटीन जो कि ऑपरेटर को ऑफ करता था, अब रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को ऑफ नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि रिप्रेसर से कौन आके बाइंड हो गया है, इंड्यूसर। इसी को मैंने क्या बोला, इंड्यूसर रिप्लेक्सर कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। ये क्या कर रहा है, ये इंड्यूसर रिप्रेसर के अंदर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज ला रहा है, यानी उसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज ला रहा है। अब वो स्ट्रक्चर में ऐसा चेंज आया जिसके वजह से वो ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड नहीं हो सकता। ऑपरेटर रीजन से जाके बाइंड नहीं हो सकता तो स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ऑपरेटर रीजन अब क्या है, ऑन है, यानी ऑपरेटर क्या है, स्विच ऑन हो गया। ऑपरेटर रीजन स्विच ऑन है तो वहाँ पे अब क्या हो सकता है, आरएनए पॉलीमरेज आ सकता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पूरे के पूरे लैक्टोज यानी लैक ओपेरॉन को आगे की तरफ ट्रांसक्राइब करते हुए चला जाएगा, यानी कि ट्रांसक्राइब करके एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए आगे चल के एंजाइम बना देगा। तो ये ओवरऑल हमने चीज़ों को क्या किया, अलग अलग सेपरेट करके पढ़ लिया। अब एक साथ हमने क्या करने वाले हैं, कंपाइल करने वाले हैं, यानी एनसीईआरटी के डायग्राम को यहाँ स्टडी करने वाले हैं। पहले कंडीशन में क्या दिया गया है एनसीईआरटी के डायग्राम में, वो कंडीशन दिया गया है जब मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है। मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो पहले कंडीशन में हो क्या रहा है, जीन आई क्या है हमारा, जीन आई है हमारा रेगुलेटरी जीन, जो कि लगातार क्या बनाएगा, एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। जीन आई क्या है हमारा, एक रेगुलेटरी जीन है जो कि लगातार क्या बनाएगा, एक रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। इन द केस ऑफ लैक ओपेरॉन वो रेगुलेटरी प्रोटीन क्या है, वो रेगुलेटरी प्रोटीन एक रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, चीज़ों को क्या कर रहा है, वो रिप्रेस कर दे रहा है, यानी कि दबा दे रहा है ताकि आगे के स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। वापस से बोलता हूँ, रेगुलेटरी जीन क्या कर रहा है, एक रिप्रेसर बनाएगा। रिप्रेसर क्या कर रहा है, चीज़ों को रिड्यूस करा दे रहा है, यानी कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका ट्रांसक्राइब होने से रोक दे रहा है। कैसे रोक रहा है ये देखते हैं। रेगुलेटरी जीन एक एमआरएनए बना रहा है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, एमआरएनए ट्रांसलेशन के थ्रू क्या कर रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है, उसी प्रोटीन का नाम क्या है, रिप्रेसर। ये इतनी बातें क्लियर होंगी सबको। रेगुलेटरी जीन ने रिप्रेसर कैसे बनाया, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, हमारा बना क्या, रिप्रेसर। रिप्रेसर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा। कैसे रोकेगा, रिप्रेसर जाएगा यहाँ हमारे लैक ओ यानी ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाएगा। रिप्रेसर से क्या होगा, जाके हमारे ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा। अब आगे होने क्या वाला है, आरएनए पॉलीमरेज जिसका काम है डीएनए टेम्पलेट से आरएनए बनाना। आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कहाँ करेगा, प्रमोटर रीजन पे।
आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड तो कर गया, बट आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं मूव कर पाएगा आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ? क्योंकि यहाँ पे क्या आके बाइंड हो गया, हमारा रिप्रेसर बाइंड हो गया है। इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव नहीं कर पाया, तो हमारे स्ट्रक्चरल जीन का क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हुआ, यानी स्ट्रक्चरल जीन ने कोई एमआरएनए नहीं बनाया। स्ट्रक्चरल जीन ने एमआरएनए नहीं बनाया तो आगे चल के प्रोटीन नहीं बनेगा, यानी एंजाइम नहीं बनेगा। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल था, यहाँ पे रिप्रेसर ने क्या किया, एक तरह से इसका एक्सप्रेशन को रोक दिया। फिर सेकंड केस में क्या दिया गया है कि ऐसा मीडियम जिसमें लैक्टोज प्रेजेंट है, सेकंड मीडियम में ऐसा हमें सेकंड कंडीशन में हमें ऐसा चीज़ दिया गया है जिस मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। अब लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज ये रेगुलेटरी जीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन बना रहा था, कैसे, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बना रहा था, एमआरएनए ट्रांसलेट करके एक प्रोटीन बना रहा था। बट इन द केस इन विच लैक्टोज इज प्रेजेंट इन दैट मीडियम, लैक्टोज करेगा क्या, लैक्टोज जाके इस रिप्रेसर प्रोटीन से ही बाइंड हो जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं लैक्टोज क्या कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं आईआर कॉम्प्लेक्स। आईआर कॉम्प्लेक्स क्या है, इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। आईआर कॉम्प्लेक्स से हुआ क्या, इस रिप्रेसर का कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, इस रिप्रेसर के अंदर क्या आया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आया, यानी इस रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में चेंज आया। रिप्रेसर के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से चेंज आया कि अब ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रिप्रेसर ऑपरेटर से जाके बाइंड हो जा रहा था, यानी ऑपरेटर को ऑफ कर दे रहा था। यहाँ पे ये क्या कर रहा था, ऑपरेरॉन को स्विच ऑफ कर दे रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पा रहा है। इन दिस केस ऑपरेटर रीजन इज स्विच्ड ऑन, इन दिस केस ऑपरेटर जीन इज स्विच्ड ऑन। अब होगा क्या, आरएनए पॉलीमरेज जिसका काम है डीएनए से एमआरएनए बनाना, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा। बट आगे के केस में अब आरएनए पॉलीमरेज को मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे दिक्कत यह क्या था क्या, यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके उसकी एक्टिविटी को रोक दे रहा था। बट यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि इंड्यूसर आके उससे ऑलरेडी बाइंड हो गया है। इंड्यूसर आके ऑलरेडी यहाँ बाइंड हो चुका, तो रिप्रेसर आया नहीं, यानी ऑपरेटर क्या है, स्विच ऑन है। इन दिस केस आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा कहाँ, इन स्ट्रक्चरल जीन की तरफ, यानी इन स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। ये हमारे सामने बना क्या है, एक एमआरएनए बन गया। इन जीन्स का, स्ट्रक्चरल जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ तो एक एमआरएनए बन गया। एमआरएनए एक्सप्रेस करके क्या करा देगा, अलग अलग एंजाइम या प्रोटीन बना देगा। क्या क्या एंजाइम्स बने हमारे सामने, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हाँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की हमें ज़रूरत भी थी, क्यों, क्योंकि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है। तो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करा के बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कराएगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दे देगा, जिसे बैक्टीरिया या एस्केरिचिया कोलाई क्या कर सकता है, एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ कर सकता है। परमिएज क्यों ज़रूरी है, परमिएज इसलिए ज़रूरी है ताकि लैक्टोज की परमिएबिलिटी वो बढ़ाए। परमिएज किस लिए ज़रूरी है, ताकि लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ाए, ताकि एस्केरिचिया कोलाई मीडियम से लैक्टोज को ईजिली और एब्जॉर्ब कर सके। लास्ट क्या हमारा, ट्रांस एसिटाइलेज। ये क्या कराएगा, ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए एसिटाइल ग्रुप ज़रूरी है। एसिटाइल ग्रुप आएगा कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम से। तो एसिटाइल कोएंजाइम से एसिटाइल ग्रुप का ट्रांसफर किसने कराया, ट्रांस एसिटाइलेज। मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्रांस एसिटाइलेज का अभी जो मैंने फंक्शन बोला वो नोट कर ले, क्योंकि एनसीईआरटी में ट्रांस एसिटाइलेज के बारे में नहीं दिया गया है। बस उसने क्या किया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज के बारे में दिया गया है। बट एक डाउट मेरे सामने यहाँ पे आता है कि परमिएज जो कि ज़रूरी है किस लिए, लैक्टोज की परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। परमिएज जो कि ज़रूरी है लैक्टोज की परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, यानी परमिएज होगा तभी क्या करेगा, लैक्टोज मीडियम से एस्केरिचिया कोलाई के अंदर आएगा। लैक्टोज मीडियम से एस्केरिचिया कोलाई के अंदर आएगा तभी तो वो रिप्रेसर से बाइंड करेगा। इसका मतलब परमिएज क्या है, हमेशा सिंथेसाइज होगा। परमिएज हमेशा सिंथेसाइज होगा। एक मिनिमल लेवल पे तो सभी एंजाइम सिंथेसाइज होंगे, बट लैकोपेरॉन करा क्या रहा है, या लैक्टोज यहाँ करा क्या रहा है, ये इन एंजाइम्स के सिंथेसिस को बढ़ा या घटा रहा है। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बोला था, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि कब इन जीन्स का एक्सप्रेशन इंक्रीज होगा, कब इन जीन्स का एक्सप्रेशन डिक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम कभी बनेंगे नहीं या स्विच ऑफ हो जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। ये एंजाइम एक मिनिमम लेवल पे तो हमेशा ही प्रोसेस हमारा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हमेशा ही चलता रहेगा। बट ऐसे केस में, किसी इंड्यूसर के केस में क्या होगा, इनका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो एक इस तरह का एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बढ़ गया।
तो एनसीईआरटी में ये दी गई थी, डायग्राम के थ्रू हमने समझ लिया। एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, एग्जाम में पहले ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन हमने देखे, क्या साइंटिस्ट के नाम, किसने डिस्कवर किया था, ये सारी चीज़ें। फिर हमने पढ़ा क्या लैक ओपेरॉन, ये किसका एग्जाम्पल था, इंड्यूसेबल सिस्टम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज क्या कर रहा है, इंड्यूस करा रहा है, एक तरह से एक्सप्रेशन बढ़ा रहा है। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए लैक ओपेरॉन या इंड्यूसेबल सिस्टम काम करता है। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन भी है, क्या लैक्टोज का ब्रेक डाउन होना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये एक तरह का नेगेटिव रेगुलेशन था। नेगेटिव रेगुलेशन क्यों था? क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर जाके क्या कर रहा था, बाइंड कर जा रहा था। इसी को अगर हम कंपेयर करना चाहें किससे, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन से, जैसे मैंने बोला ये कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए काम करता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन क्या कर रहा होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस के लिए काम कर रहा होता है। वो एक पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जांपल था। क्यों? वहाँ पे क्या हो रहा था, ट्रिप्टोफैन एक तरह से फीडबैक इनहिबिशन कर रहा था। थोड़े पहले जब हमने समझा था, फीडबैक इनहिबिशन यानी एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हुआ, फिर वही ट्रिप्टोफैन ही जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर रहा है और बाकी चीज़ों का स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ें थी हमारे सामने। याद रखना हमें मीडियम में सिर्फ लैक्टोज ही ज़रूरी हो, ये लैक्टोज ही प्रेजेंट हो तभी ऐसा ज़रूरी नहीं है। एनसीईआरटी में भी दिया है कि लैक्टोज एंड एलोलैक्टोज दोनों ही लैक ओपेरॉन वाले कंसेप्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। आज के वीडियो में हमने रेगुलेशन भी पढ़ा। आई होप आप सबने वो वीडियोज़ पहले के देखे होंगे, नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देखें। चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हर साल इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन आते हैं। सो हमारा वीडियो यहाँ खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो।